गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं एक जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आज ये दूसरी क्लास है और थ्योरी की आखिरी क्लास भी रहेगी। हालांकि हम तीसरी क्लास में यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं हिंदी वर्णमाला में। आज हमें यहाँ पर व्यंजन सीखना है। इससे पहले स्वर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है सभी लोगों को स्वर वाली जो वीडियो थी, स्वर वाली जो क्लास थी, वो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे फैक्ट आपको मिले होंगे, अच्छे से आपने सीखा होगा। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आइए तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम आप उस वीडियो को देखिए और सेकेंड टाइम आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है। तो अब देखिए, आपको एक बात ये बतानी थी कि वहाँ पर और भी कुछ लिंक दिए गए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन का लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल रहता है, जो PDF वगैरह होती हैं, वो सारी PDF आपको फ्री में एप्लीकेशन पर मिलती हैं। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर आप कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं। सेम वही जो स्पेलिंग है हमने यहाँ पर लिखी हुई है, आगे पेजेस में लिखी रहती है, तो आपको वही लिखना है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट और आपको मिल जाएगा। लोगो हमारा लगा होगा वहाँ पर, तो उसे आप डाउनलोड करिए। अदरवाइज जो लिंक दिया हुआ है, लिंक से अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आप प्ले स्टोर में सीधे एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे। और एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल पे अगर जाएंगे तो वहाँ कॉम्पिटिशन, ऑल कॉम्पिटिशन से रिलेटिव जब आप देखेंगे तो सारे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर जो फोल्डर हैं बने हुए हैं, उन फोल्डर से आप चैप्टर वाइज जो भी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हो रही है उसकी, क्योंकि ये स्टार्टिंग हुई है, अभी इस बैच की स्टार्टिंग हुई है, तो वहाँ पर मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि 3-in-1 वाले जो बच्चे हैं, जो लोग इस वाले कोर्स को कर रहे हैं, इस समय के कोर्स को कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मैं एक 3-in-1 नाम से ही एक नया एक फोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर के अंतर्गत आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप में से अभी जितने लोगों ने कोर्स को खरीद रखा है, तो आप लोग अभी कोर्स खरीदा हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इसी लिंक से YouTube पर पढ़ रहे हैं, ये आप 2-3 दिन मुश्किल से और पढ़ेंगे और इसके बाद आप जो भी अपनी स्टडी करेंगे वो आपको सब कुछ वहीं मिलेगा। जो आपका प्ले स्टोर से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उसी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन सबसे पहले बीच में दिया हुआ है। स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, आप अपने बैच में एंटर करेंगे, कंटेंट पे जाएंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे जो लोग भी, जिनके भी कॉल आते हैं, उनको बता दिया जाता है किस तरह से आपको क्लास लेनी है। लेकिन फिर भी देखिए, कई लोग ऐसे हैं, जैसे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, कई ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जो पिछली टाइम में 2015-17 के आसपास उन लोगों की जॉब लगी हुई है। तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी उनके पास वर्दी है लेकिन स्टार चाहिए, तो ऐसे बच्चे भी उसको खरीद रहे हैं। उन लोगों ने भी मुझे, जिसको भी दिक्कत आ रही है, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से किसी न किसी समय उनको बता दिया जाता है कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जिसको भी ऑपरेट करने में कोई दिक्कत आती है, आप पूछ लीजिए। अगर घर में किसी से हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमारे नंबर पे फ़ोन करिए, यहाँ से आपको बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज हम व्यंजन लगाते हैं। पहला पेज देखिए, व्यंजन क्या होता है। अगर आपने स्वर अच्छे से पढ़ा है तो हम व्यंजन पे आए हैं, और आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक फैक्ट इसका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है। स्वर में कुछ चीज़ें अजीब सी आ गई थी जिनको हमने नहीं पढ़ा था पहले, कि उसका मुख द्वार के आधार पर या मात्रा के आधार पर, ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ भी आएंगी। लेकिन इसमें स्वर से ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट आप अभी का अभी क्लियर करेंगे, इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर कैसे वर्ण होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी व्यंजन होंगे, वो सभी व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा क, तो यहाँ अगर हम इसको विस्तार इसका करें, प्रसार करें, तो हम इसे क्या लिखेंगे? क प्लस आ। यानी इसको बोलने के लिए हमने किसका सहारा लिया? एक स्वर का सहारा लिया। और हर एक लेटर में, हर एक अक्षर में आप यहां पर आ का सहारा लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ अगर हमने यहां पर आ की जगह आ लगा दिया होता तो ये क्या बन जाएगा? का, ठीक है। तो यहां पर ये दीर्घ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम यहां पर सीखने वाले हैं। यह स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात स्वर और स्वर यंत्रों के घर्षण
की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र नहीं होते, इसमें क्या होता है, स्वरों की सहायता से हम इनको बोलते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या सामान्यतः, देखिए एक प्रश्न 2015 में एक एग्जाम हुआ था कानून गो का। कानून गो एक अच्छी जॉब है, मतलब लेखपाल से अब अगर हम देखें तो कानून गो होता है तहसील लेवल पे, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और इसके बाद यूपी SSS में एक बार पूछा गया। यही प्रश्न यूपी BEd में भी पूछा जा चुका है। सामान्यतः इसकी संख्या कितनी होती है, तो पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, ये पूछा जाता है। तो देखिए व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो हमें हमेशा लगाना है 33, लेकिन अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है तो हमें लगाना है 35। देखिए उसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। किंतु उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन जो होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है, उनको अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं, शामिल करने पर इनकी जो संख्या रहेगी वो कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो इन्हें हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। अभी एक मिनट देखिए, समझ लीजिए पहले क्या मतलब था। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, नंबर 1 बात। ठीक है, ये बात हमने यहां पर देख ली। इसके बाद प्रश्न यहां से बनता है कि सामान्यतः हिंदी में, सामान्यतः वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर रहेगा 33। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कुल कितने व्यंजन होते हैं तो आंसर होगा 35। आपको पता है 35 कैसे बनता है, इसमें 2 द्विगुण व्यंजन यानी कि जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं या इनको आगत व्यंजन भी कहते हैं, वो व्यंजन यहां पर शामिल कर लिए जाते हैं। ये आगे सारा इसमें है, आगे सभी बताया जाएगा। ठीक है, क्रमवार सब कुछ बताना है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे समझना है, व्यंजन को समझने के लिए हमने किस तरह से इसको वर्गीकृत किया है, किस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जरा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमने यहां पर रखा हुआ है स्पर्श व्यंजन, जिसको हम पंचवर्ग भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जिसको हम पंचवर्ग भी कहते हैं। देखिए यहां पर थ्योरी में एक शब्द भी यहां फालतू नहीं लिखा गया है, जितना सफिशिएंट है और जितना जरूरी भी है बस वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह वर्ण वायु के मुख में किसी स्थान विशेष को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं। पंचवर्ग में जो व्यंजन आते हैं वो कौन से होते हैं, जो मुख के अंदर किस वायु का किसी स्थान विशेष को स्पर्श करने से ये होते हैं। तो उनको हम सभी को पढ़ेंगे, डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको समझना ये है कि इसको पंचवर्ग क्यों कहते हैं। ठीक है, स्पर्श क्यों कहते हैं, स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वायु स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं। इनको हम पंचवर्ग क्यों कहते हैं, पंचवर्ग या फिर इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और 25 जो होती है, 25 5 का वर्ग होता है। तो ये वर्ग कैसे होता है, वर्ग जैसी आकृति ये बनाता है, ये सारा हम अगली स्लाइड में भी सीखने वाले हैं। तो यहां देखिए पंचवर्ग के अंतिम अक्षर जो होते हैं वो पंचमाक्षर कहलाते हैं। पंचवर्ग का जो आखिरी अक्षर होगा वो पंचमाक्षर कहलाएगा। इनकी संख्या 5 होती है। इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो ये सब हम अभी यहाँ पर सीखेंगे अगली स्लाइड में। और यहाँ एक आखिरी जो लाइन है ये अक्सर किताबों में नहीं मिलती है, इसको आप यहाँ देख लीजिए। चावर्ग जो होता है, चा छा जा झा वा, तो चा वर्ग जो होता है इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसको बोलने में, इसके उच्चारण में जो हवा होती है, वायु होती है, वो घर्षण से निकलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद में हम यहां पढ़ने वाले हैं इसकी डिटेल, सभी एक एक लेटर को हम यहां पर समझेंगे क्या मतलब होता है। काफी कुछ सीखेंगे हम इस स्लाइड के अंदर। देखिए ये जो वर्ग है, हम इस वर्ग को कहेंगे का वर्ग। क्या बोलेंगे, का वर्ग बोलेंगे। और अगले वाले को चा है, चा से स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा चा वर्ग हो गया। अगला टा वर्ग हो जाएगा, फिर ता वर्ग हो जाएगा, पा वर्ग हो जाएगा। और यही इसका क्रम भी है, का च ट ता प। ठीक है, तो ये का वर्ग, चा वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। अब आप देख रहे होंगे 5 लाइन हो गई, 5 लाइन हो गई और 5 कॉलम हो गए। तो ये कैसा बन गया, एक वर्ग जैसा बन गया। ठीक है ना, अगर इन सबकी दूरी बराबर मान ली जाए तो ये क्या है, एक वर्ग जैसा बन जाएगा। इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब मान लीजिए 25 वर्ण होते, 25 वर्ण होते लेकिन एक लाइन में लिखे होते, तो क्या हम उसको वर्गीय व्यंजन कहते, नहीं कहते। क्योंकि उनको जब लिखा गया है यहाँ पर तो एक वर्ग के रूप में लिखा गया है। हर लाइन में 5-5 और 5 लाइन, 5 पंजे 25 हो गया। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं।
अब यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखना है। देखिए, कोशिश करते हैं समझाने की, और आप भी अच्छे से कोशिश करिए समझने की, हर हालत में समझ में आएगा। एक बात जो अभी पिछली स्लाइड में देखी थी, पिछली स्लाइड में हमने एक बात यहां समझी थी, लिखी हुई थी कि पंचवर्ग के अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर, सिंपल सी बात है। पंचमाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर, और इनकी संख्या 5 होती है। ये नासिक के होते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ाइए। ये देखिए, तो ये बात कर रहे थे हम इसकी, ये हर वर्ग का जो पांचवा और अंतिम जो वर्ण होता है इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं, यानी पांचवा अक्षर कहते हैं। और इसकी एक खासियत होती है कि ये नासिक के व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? नासिक के होते हैं। और नासिक के क्या होता है ये हमने आपको बता दिया था। नासिक के स्वर आपको समझाया था, जिसमें नासिक के स्वर और मौखिक स्वर आपको समझाया था। तो नासिक के स्वर क्या था? अंग था, यानी जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे ही ये देखिए, यहां पर थोड़ा सा ये डा जैसा बन गया है, लेकिन ये अंगा, इसको हम अंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये जितने भी हैं, ये 5 जो लिखे हुए हैं, ये 5 के 5 जो होते हैं ये आपके नासिक के होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इनको हम नाक बंद करके नहीं बोल सकते, जबकि इन सभी को हम मुंह बंद करके नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, अभी नहीं, ठीक है, अभी इसी को समझाना है बेटा। एक मिनट। तो नासिक के व्यंजन हमने समझ लिया, और इसके बाद देखिए यहां पर जो हर वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, इन 5 अक्षरों में यहां देखिए कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ में, वो हमें यहां पर समझना है। जैसे का, गा और अंगा, यानी कि पहला, अगर ये दूसरा माने, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, और ये कौन सा हुआ? 5वां। तो हर वर्ग का जो पहला अक्षर है और तीसरा अक्षर है और 5वां अक्षर है, इन अक्षरों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जबकि दूसरे और चौथे अक्षरों को क्या कहते हैं? देखिए इस लाइन के द्वारा यहां बताया गया है, इनको कहते हैं महाप्राण। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। प्राण का मतलब होता है वायु। ठीक है, तो जिस अक्षर के उच्चारण में मुख से वायु कम निकले, समझ लीजिए कि वो होता है अल्प प्राण, और जिसमें वायु ज्यादा निकले वो होता है महाप्राण। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी, और फील भी कर सकते हैं आप, इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे हम का और खा, इन दोनों को जब हम बोलेंगे तो देखिए, का बोलते समय अगर आप अपने मुंह पर आप ऐसे हाथ रख के आप फील करिए, तो का बोलते समय इतनी हवा नहीं निकलती, इतनी वायु नहीं निकलती है जितनी कि खा बोलने में निकलती है। ठीक है, इसी तरह से गा और घा, अब जो लास्ट के हैं, जो पंचमाक्षर हैं, उनको बोलने में का, गा और अंगा इनके जैसा शायद फील ना हो, लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी में रखे जाते हैं। पूरा जो वर्ग है, पूरा ही वर्ग हमारा क्या कहलाता है, यहां पर लिख देते हैं। देखिए ये जो पूरा वर्ग है ये कंठ कहलाता है, मतलब कंठ से बोला जाने वाला। ये किसके अंतर्गत आता है? कंठ से बोला जाता है। और जबकि अगला वाला जो है उसको हम बोलते हैं तालु से। किससे बोलते हैं? तालु से, यानी कि तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और टाठा डाढ़ा ये जो है आपके मूर्धा से बोले जाते हैं, जिनको हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और ताथा दाधा जो है ये दंत से बोले जाते हैं, जबकि पाफा बाभा ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, जिसको हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहां पर अभी हम बात कर रहे थे पहले अल्पप्राण महाप्राण की, और वहां पहुंच गए। तो अल्पप्राण महाप्राण अगर आपने समझ लिया है कि हर वर्ग का जो पहला अक्षर है वो अल्प होता है, अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा अक्षर महाप्राण होता है। इसी तरह से तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है, और पांचवा भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा अगर हम बोलते हैं तो इसको बोलने में हमारे मुख से वायु कम निकलती है, कम वायु निकलती है, और जबकि दूसरे चौथे को बोलने में वायु ज्यादा निकलती है, इसलिए इनको अल्पप्राण और महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, अब जो बात यहां पर आई है ये कंठ से बोला जाता है, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। इस पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तो अल्पप्राण महाप्राण पर भी बनता है, अघोष सघोष पर भी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। चलिए अघोष सघोष भी यहां पर लिख लेते हैं, तब सारी बातें करेंगे। देखिए पहला जो वर्ग है और दूसरा वर्ग है, इसको कहा जाता है अघोष। अघोष
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करा है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ छूटा नहीं है। अघोष सघोष क्या होता है? आप देखिए, अघोष सघोष बाकी सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अघोष सघोष को प्रैक्टिकल करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले अल्पप्राण महाप्राण को आपने प्रैक्टिकली समझ लिया होगा। क और ख, ग, घ, इनको बोलने में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि गा बोलते समय वायु कम निकल रही है, जबकि घा बोलते समय वायु ज्यादा निकल रही है। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि यहां पर ये किस जगह से, कौन सी जगह से बोले जाते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो व्यंजन ऐसे होते हैं जो मुख में किसी स्थान विशेष से इनकी जो वायु होती है स्पर्श करते हुए निकलती है, उस हिसाब से हम इनको अलग अलग कैटेगरी में हमने इनको रखा हुआ है। तो देखिए, आप बोल के देखिए, यहां तक मत आइएगा, बस यहां से स्टार्ट करें आप। लेकिन यहां पर आप जो फील कर रहे होंगे ना, जो चीज आप यहां पर प्रैक्टिकल करेंगे इसमें नहीं कर पाएंगे, यहां पर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको एक स्पेशल कैटेगरी में नासिक के व्यंजन में रखा गया है। हालांकि पूरा वर्ग यहां तक आप किस में रखेंगे? इसको कंठ के अंतर्गत रखेंगे, इसको हम कंठ से बोलते हैं। तो देखिए, जब हम बोलेंगे क, ख, और एक बात मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी कि इनका प्रैक्टिकल करते समय आपको क्या करना है? आपको स्लो मोशन में बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है जैसे हम अभी, मैं इतना फास्ट अभी बोल रहा हूं तो सारे लेटर में बोल रहा हूं, कब कहां पर जीभ जा रही है हम कभी ध्यान देते हैं क्या? नहीं देते। तो इसी तरह से अगर आप स्लो मोशन में बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे क, ख, ग, घ, आप और भी स्लो बोल के देख सकते हैं। तो क, ख, ग, घ, इन चारों को आप बोलिए, आपकी जीभ एक जैसा रिएक्ट करेगी। हर बार जीभ जो है, आपकी जिह्वा जो है वो कंठ को बंद करने का काम करेगी, कंठ को बंद करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो देखिए, क, ख, ग, घ, आप फील करेंगे। भाई मैं आपको बोल के समझा सकता हूं, दिखा नहीं सकता कि जीभ कब किस तरह से कंठ को बंद कर रही है। तो क, ख, ग, घ बोलते समय आपने देखा होगा कि कंठ को जीभ बंद करने की कोशिश करती है। इसी तरह से अगर हम बात तालु की करें तो देखिए, तालु में च, छ, ज, झ, इन सभी में जब आप स्लो मोशन में बोलेंगे तो आपको लगेगा कि तालु को इस तरह से जीभ जो है वो तालु को ढकने की कोशिश करती है, तालु पे चिपकने की कोशिश करती है। दोबारा बोलिए, च, छ, ज, झ, ठीक है। अच्छे से आगे अब देखिए, वहां तक जब आएंगे तो वहां में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको हम तालु वर्ग में ही रखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि इनसे अगर कोई सवाल बनता है तो वो स्पेशल सवाल बनता है नासिक के व्यंजन को लेकर के। इसके बाद बात करते हैं मूर्धन्य की। तो देखिए, मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? मूर्धन्य व्यंजन का क्या मतलब है, ये हम कैसे इनको पहचानेंगे? तो मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा है, जीभ का जो अगला हिस्सा है वो ऊपर वाले दांतों से और पीछे, तालु के लास्ट हिस्से पर या ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनसे ऊपर ये लगेगा। और जैसे ही जीभ वहां पर लगेगी और हटेगी तब जाके आवाज आएगी ट। आप बोल के देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे इस सारी चीज को अगर आप इसे स्लो मोशन में बोलेंगे। और एक बार बोलना तो पड़ेगा ही आपको, जब तक आप अच्छे से नहीं बोलेंगे, आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बात आप रटने की कोशिश करेंगे फिर तो, और रटेंगे तो फिर आप कब तक याद रखेंगे, दिक्कत रहेगी। इसलिए समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो अब देखिए, यहां पर हमने बोला ट, ठ, क्या होगा? आप जीभ को ऊपर वाले दांतों से जस्ट ऊपर एक बार आप उसे सेट करेंगे और उसके बाद जैसे ही जीभ हटेगी एकदम आवाज आएगी ट, ठ, ड, ढ। हर बार एक जैसा रिएक्ट कर रही होगी जीभ आपकी। अगर आपने पहले ध्यान नहीं दिया है तो आज दीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ण जो रहते हैं ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आ जाता है दंत। तो देखिए, दंत में ये जितने भी लेटर हैं, ता, था, दा, धा, इन सभी को बोलने में जीभ का अगला हिस्सा आपके दांतों पे जाकर लगना ही लगना है हर हालत में। तो देखिए, त, थ, द, ध, न, इन सभी में जीभ जो है एक जैसा रिएक्ट कर रही होगी। हर बार आपकी जीभ जो है वो दांतों पे जाकर के टच कर ही रही होगी। तो ये क्या होंगे? दंत व्यंजन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलिए, और जो YouTube पे इस समय देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो लोग भी एक बार बता दें कैसा लग रहा है आपको, कैसी क्लास लग रही है ये। और अगर अच्छी क्लास लग रही है तो अच्छा बताइए, कम से कम बताया करें। कमेंट डालते हैं तो पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि आपने एक बार सीन किया और आगे हट गए, आप छोड़ दिया, आपने मज़ा नहीं आया शायद आपको। कुछ बच्चे कमेंट डालते रहते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए खैर, अगर आप कमेंट डालेंगे तो अच्छा लगेगा। अगला देखिए, इसके बाद हम प वर्ग की बात करें, और प वर्ग में क्या होगा, यहां पर हम इसको ओठ की सहायता से बोलेंगे। तो आप देखिए यहां पर
कि ओठ की सहायता से बोलेंगे। कहने का मतलब यह है इस पूरे वर्ग को बोलने के लिए आपके ओठ एक जैसा रिएक्ट करेंगे, यानी कि हर बार ओठ आपके बंद हो जाएंगे, पूरा मुंह बंद होगा। जैसे पा, तो पा यानी कि आप मुंह बंद करके ही खोलेंगे तभी आपकी आवाज आएगी। पा, फा, बा, भा, ठीक है, हर बार एक जैसा रिएक्ट हो रहा है। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। इसके बाद देखिए पाफा वावा मां की हमने बात कर ली, यानी कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली हैं। इसके बाद हमने अल्पप्राण महाप्राण भी समझ लिया। अब बचा है यहाँ पर अघोष और सघोष। अब देखिए अघोष सघोष को याद करने का तरीका भी बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका प्रश्न गलत ना हो। तो देखिए अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, कम से कम थोड़ा मुश्किल तो है। मुश्किल क्या है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन में हम कहते हैं कि अघोष वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में जो हमारे मुख से वायु निकलती है उस वायु में कंपन होता है या कंपन नहीं होता है, तो ये अघोष। अब बताइए कौन मेजर करेगा कि हमने किसी लेटर को बोला, किसी बात को बोला और हमारे मुख से निकलने वाली हवा में कंपन था या नहीं था। तो ये देखिए पिछले सारे प्रैक्टिकल करने वाले थे, मैंने आपको बता दिए, इसमें प्रैक्टिकल हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। उसको याद करने के लिए मैं देखो आपको बता दूं, आ से अघोष और सा से क्या होता है, सघोष, ठीक है। अगर देखिए सघोष को कभी कभी घोष भी लिख के छोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया घोष और घोष का उल्टा हो गया अघोष, या सघोष का उल्टा हो गया अघोष। तो यहां पर देखिए आ पहले आता है या सा पहले आता है, तो आ पहले आता है। अगर आ पहले आता है तो पहले वाले जो दोनों हैं वो अघोष होंगे और बाद वाले जो तीनों हैं वो सघोष होंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले वाले 2 हैं और बाद वाले कितने हैं, 3 हैं। देखिए जितना पॉसिबल था कि हम प्रैक्टिकल कर सकते थे हमने प्रैक्टिकल किया, समझने की आपने कोशिश की, कुछ कमी बची होगी तो आप इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश ये की है कि इस क्लास से आपको, इन दोनों क्लासेस से आपका कोई प्रश्न छूटे नहीं। इस तरह का अगर कोई प्रश्न इस चैप्टर से आता है तो आपका वो प्रश्न बने, हर हालत में आप कर पाए, ये पूरी कोशिश की गई है। चलिए अगला पेज लगाते हैं। देखिए इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, इन सभी को हम एक एक करके यहां पढ़ने वाले हैं। और देखिए आपने पहले भी पढ़ा होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा होगा और आज आप फिर भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने पहले भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा कभी, शायद आज इसीलिए यहां पर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार में फुल एफर्ट लगाइए, पूरी कोशिश करिए जिससे आपको आगे दोबारा कम से कम पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए ना पढ़ना पड़े। आप नौकरी लेने के बाद भले ही पढ़ाइए किसी को, तब आप पढ़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने का काम तो हम भी अभी कर रहे हैं, हमें भी पढ़ना होता है और पढ़ने से ही समझ आता है सब कुछ। तो पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के लिए मत पढ़िए, नौकरी एक बार में ले लीजिए। ये बहुत अच्छा मौका है, जैसा मैंने देखिए थंबनेल बनाया हुआ है, थंबनेल पे लिखा है 2020, मतलब नौकरी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा समय है आपके लिए। तो ये मौका है 2020 का, जो आखिरी कुछ समय बचा हुआ है, खैर काफ़ी है, अभी 4 महीने के करीब बचा हुआ है आखिरी। तो इस समय आप इस पूरे वर्ष को, जो आपका वर्ष बचा हो, पिछला वर्ष बहुत जितना भी गुजर गया बहुत बुरा गुजरा है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, सभी लोगों का बुरा गुजरा है, लेकिन कम से कम अब अपना माइंड सेट करिए एक जगह और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्या हुआ, वापस आओ भाई, अभी तो पढ़ाया भी नहीं। अंतःस्थ व्यंजन देखिए, ये जिह्वा, दंत, तालु और ओष्ठ के अपूर्ण स्पर्श से बोले जाते हैं। कहने का मतलब है यहां पर पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, अर्थात यह अंग उच्चारण में मिलते अवश्य हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और यारा वा जो है, इसमें जो आपकी जीभ है वो क्या करती है, सिर्फ मुंह के अंदर डांस करने का काम करती है, डोलने का काम करती है। ये ना तो कहीं लगती है ठीक से जाकर के, आपको लगेगा जब आप इनको बोले यार आला वाह, तो आपको लगेगा जीभ आपकी जो है बीच में ही, लगभग बीच में ही हवा में झूल रही होती है, ठीक है। तो ये यारा लावा होते हैं, इनमें क्या होता है, जीभ आपकी ना मूर्धा पे लगेगी, ना दांतों पे जाके ठीक से लगेगी, ना ओठ का कोई विशेष यूज होगा और ना ही आप यहाँ पर कंठ का यूज करेंगे। ऐसा लगता है कि जीभ जो है वो बीच में ही हिलती रहती है, बीच में ही रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको अंतःस्थ कहते हैं। तो ये देखिए दोबारा से इसकी डेफिनेशन को समझ लें, ये जिह्वा, दंत, तालु और ओष्ठ के अपूर्ण, मतलब जिह्वा के साथ जो इनका स्पर्श होता है, अपूर्ण स्पर्श
से बोले जाते हैं, अर्थात यह अंग उच्चारण में मिलते अवश्य हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, हल्का सा टच होके हट जाते हैं। जैसा कि मूर्धन्य में था, ट आपने बोला तो पूरी तरह से वहां पे लगा, क आपने बोला जीभ ने पूरी तरह से कंठ को बंद कर लिया, तालु के लिए आपने च छ बोला तो जीभ पूरी तरह से तालु को ढक रही थी। तो इस तरह की कंडीशन यहां पर नहीं होती है, तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि इन व्यंजनों की संख्या, देखिए ये इन व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, और ये होते हैं या, रा, ला और वा। अब इन चारों को भी देखिए, बहुत से लोगों को पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं, लेकिन ये या क्या होता है, रा क्या है, ला क्या है, वा क्या है, ये सारी चीज भी हमें यहां पर समझनी है। एक काम करते हैं, अगली स्लाइड लगाइए। अगली स्लाइड पे हमने इन सभी चीजों को अच्छे से समझाया हुआ है, पहले वहां से समझते हैं। देखिए इसमें जो पीछे वाली स्लाइड में था, अर्धस्वर था, प्रकंपी था, पार्श्विक था, वही चीजें यहां पर उनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। तो आप एक बार डेफिनेशंस पढ़िए, फिर मैं इनका प्रैक्टिकल करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अर्धस्वर का मतलब क्या है? यह स्वर अथवा व्यंजन के बीच होते हैं। ये कहां होते हैं? स्वर अथवा व्यंजन के बीच होते हैं। स्वर तथा व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच होते हैं। अच्छा, ये बीच में कैसे होते हैं? यारा लवा तो हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें लास्ट में आते हैं। ये बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर बीच में होते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे कैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। मतलब ये स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं, इसीलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। किसको? हम अर्धस्वर की बात कर रहे हैं। अर्धस्वर में कौन कौन आता है? या और वा आता है। ठीक है, और देखिए ये मिला कैसे, बना कैसे? ये अगर हम ई और आ को मिलाकर पढ़ें तो ये क्या बनता है? या। देखिए स्वरों से मिलकर के बन रहा है, इसीलिए इसको अर्धस्वर कह रहे हैं। व्यंजन जरूर है लेकिन ये किससे मिलकर के बना हुआ है? स्वरों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये या। ठीक है, इसके बाद हम बात करें वा की बात करें तो देखिए ऊ और आ मिलकर के क्या बनाएगा? उआ बनाएगा। आप ऊ और आ मिलकर के पढ़िए तो ये उआ बनेगा। ये आपने ईयर संधि में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, हमारे इस सीरीज में, इस क्रम में ईयर संधि आएगी, सारी संधियां आएंगी और बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। मैं हर चैप्टर के लिए प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की तो दोबारा कभी पढ़ने लायक नहीं बचोगे, मतलब नौकरी पे चले जाओगे। चलिए ठीक है तो यहां देखिए अर्धस्वर की अगर हम बात करें तो अर्धस्वर में हमने क्या पढ़ा? या और वा। तो या और वा को याद रखना है। अर्धस्वर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, जिसमें ई और आ से मिलकर के या बनता है, ऊ और आ से मिलकर के उआ बनता है। पहली बात हमने पढ़ ली। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकंपी की। देखिए प्रकंपी जो होता है, प्रकंपी का यहां पर मतलब है प्रकंपी, और साथ साथ हम इसको एक शब्द और बोलते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। हमने पिछली वाली स्लाइड में तो लिखा था लेकिन यहां नहीं लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए प्रैक्टिकल इसका करेंगे अभी, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रहेगा इसका। प्रकंपी का मतलब है कि इसके उच्चारण में क्या होता है कि जीभ जो होती है वो लुढ़कती हुई आगे की ओर आती है, लुढ़कती हुई आगे की ओर आती है। और ऐसा केवल एक ही व्यंजन होता है, वो होता है रा। और रा जो होता है ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रश्न थोड़ा टफ बनता है, जैसे बहुत सिंपल अगर प्रश्न बनता है अल्पप्राण, महाप्राण और इन सबसे कंठ वगैरह से, तो वो बनता है स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन में एकदम फिक्स है कि अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, इसमें से कंठ से कौन सा बोला जा रहा है, तालु से कौन सा, क्योंकि सारे वर्ग वहां पर दे रखे हैं। पूरे के पूरे वर्ग थोक में जो होते हैं कंठ से, तालु से, दंत से बोले जाते हैं। लेकिन जो स्पेशल थोड़ा यारा लवा में से कई टाइप के इसमें मिक्स हो गए, जैसे या है, या इसको आप बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। या जो है वो तालु से माना जाता है, वा जो है वो दांत और ओठ दोनों से माना जाता है। तो इस तरह से इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 100% इस तरह से नहीं होते जिनको आप स्पर्श व्यंजनों की तरह प्रैक्टिस इनकी कर सको। ठीक है, तो याद भी रखना पड़ेगा इनको। अब प्रकंपी में क्या हुआ कि इसमें जीभ जो है वो लुढ़कती हुई आगे की ओर आती है। अब देखिए मैं आपको यहां बता सकता हूं लेकिन दिखा नहीं सकता। क्या होगा जब आप रा को बोलेंगे, लेकिन यहां पर वेरी स्लो मोशन में बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फील करेंगे कि जीभ जो है लुढ़कती हुई आगे की ओर आती है। बिल्कुल पक्का बता रहा हूं, आप फील करेंगे। आप अकेले रा को 2 से 3 सेकंड में कम से कम बोलिए। आप अगर रा बोलेंगे, कोशिश करिए, आप खुद इस समय वीडियो देख रहे हैं, आप इसी समय रा बोलिए स्लो मोशन में। रा इस तरह से बोलिए रा, तो आपको लगेगा जीभ पहले इकट्ठी हुई और उसके बाद कुछ आगे की ओर लुढ़कती हुई सी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप फील इसको कर पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बढ़िया लगा होगा यहाँ पर ये।
चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार बता दें सभी लोग। इसके बाद देखिए पार्श्विक व्यंजन की हम बात करेंगे। देखिए पार्श्विक का मतलब क्या है? पार्श्विक का मतलब होता है सतह के आसपास। जैसे पार्श्व पृष्ठ भी होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे, तो सतह के आसपास होता है। तो ऐसे ही यहां पर हम एक पार्श्विक व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ला होता है। और ला जो है ये दंत से बोला जाता है। ला किस में आता है? दंत के अंतर्गत आता है, दंत वर्ग में आता है, या दंत से बोले जाने वाले अक्षरों में आता है। तो पार्श्विक का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में जो हवा है, मुख से निकलने वाली जो हवा है, वो जीभ के बगल से होकर के निकल जाए। ठीक है, देखिए समझाने का काम मेरा है। मैंने कहा प्रैक्टिकल में समझा सकता हूं, आपको कैसे करना है करके दिखा नहीं सकता यहां पर। तो देखिए पार्श्विक जो है, पार्श्विक में क्या होगा, मैं एक्टिविटी सारी बता देता हूं, कैसा आपको फील होगा, कैसे आप समझ पाएंगे। जब भी आप ला बोलेंगे तो बोलना भाई स्लो मोशन में है, तभी समझ पाएंगे। जब आप ला बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो मूर्धा पे जाकर के सेट हो जाएगी, पहले मूर्धा या अगले दांतों पे जाकर के। ठीक है, जब आप बोलेंगे तो एक जगह जीभ सेट हो जाएगी। उसके देखिए मुंह आपका खुला होगा, आप स्लो मोशन में बोलिएगा तभी समझ पाएंगे। मुंह आपका खुला होगा, जीभ एक जगह सेट होगी। उसके बाद जब आप बोलेंगे ला, तो आप ला जब बोलेंगे तो आवाज तब निकलेगी जब मुंह बंद होता आएगा। जब आपका मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला है और जीभ एक जगह सेट है, तो अब आपने आवाज दी ला, तो जब आप बोलेंगे मुंह बंद करेंगे, जब मुंह बंद करेंगे तो हवा कहां से निकलेगी? जीभ के बगल से निकल जाएगी, यानी जीभ की दोनों साइडों से निकल जाएगी। कोशिश करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर एक बार आपने प्रैक्टिस की। बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो वायु जिह्वा की बगल से होकर निकल जाती है। क्या करना है? मुंह पहले खुलेगा, जीभ आप एक जगह सेट करेंगे, फिर आप बोलेंगे ला। जब आप बोलेंगे तो जीभ वहीं रहेगी पहले स्टार्टिंग में, जब आप बोलेंगे तो मुंह बंद होगा, मुंह बंद होगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह समझना था। पीछे वाले पेज पे आते हैं एक बार। देखिए यही सब यहां पर समझाया गया है। ये तो वही हो गया ई और आ से मिलकर बनने वाला, ये ऊ और आ से मिलकर बनने वाला वा हो गया। ये पार्श्विक हो गया जिसमें जीभ के बगल से हवा निकलेगी। ये लुंठित या प्रकंपी हो गया जिसमें क्या होगा? जीभ लुढ़कती हुई आगे की ओर आएगी। इसके अलावा यहां पर एक चीज और समझनी है कि ये अल्प प्राण, सबके सब ये अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। देखिए अल्प प्राण को हम प्रैक्टिकली समझ चुके हैं। अल्प प्राण का मतलब जिनको बोलने में मुख से हवा ज्यादा ना निकले। तो या रा ला हुआ ये ऐसे हैं, आप फील कर सकते हो। अपने आगे ऐसे मुंह के आगे आप हाथ रखो और आप सोचो, बोल करके देखो या रा ला हुआ, तो आपको लगेगा कि नाम मात्र के लिए हवा मुंह से निकल रही है या लगभग नहीं निकल रही है और आप इनको बोल पा रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सघोष के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली से और अगली स्लाइड तक हमें पहुंचना है। ये देखिए ऊष्म व्यंजन, यहां से भी प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। इसमें वायु परस्पर संग ऊष्म, ऊष्म का मतलब क्या हुआ? ऊष्म से यानी कि ऊष्मा, ऊर्जा, कुछ ऐसा लग रहा है ना, ऊष्मा से गर्मी जैसा कुछ शब्द में जो लग रहा है। तो इसमें वायु स्पर्श मतलब वायु जो है परस्पर संघर्ष से निकलती है, यानी संघर्ष करती हुई निकलेगी तो क्या होगा? गर्म निकलेगी। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वायु मुख से वायु ऊष्म हो गई है, ऊष्म। अब आप इसको बोलिएगा, जब इन लेटर्स को आप बोलेंगे तो आपको लगेगा, आप हाथ रख के बोलिएगा, आपको लगेगा जैसे यारा ला आपने बोला, यारा ला वा बोला। अब आप फील करिएगा जब आप शा 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 हा बोलेंगे तो लगेगा कि मुख से वायु जो है गरम गरम निकल रही है। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस होता है कि इतनी गर्म नहीं निकलती कि पता चला सामने वाला ही जो है जल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। ये होते हैं आपके शा 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 सा और हा। ठीक है, ये सभी हो गए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष सघोष से बनता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। और साथ ही साथ आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि ये जो शाह है ये तालु से बोला जाएगा, ये वाला शाह मूर्धन्य से बोला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। कभी एक ऐसा भी टाइम रहेगा, या तो कभी कोई मास्टर क्लास कभी रहेगी बड़ी क्लास तब, या फिर कभी एक स्पेशल मैं इस पे बना दूंगा जहां पर शा 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 इन तीनों का डिफरेंस भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि एनिमेशन वगैरह से मैं उस समय आपको समझाने की कोशिश करूं, या कोई नया मेथड ऐसा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अघोष सघोष हो गया, अल्पप्राण महाप्राण और ये
आपका जो है तालव्य मूर्धन्य, आप चाहे तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। और चलिए ठीक है, फिलहाल इसमें देखिए मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि पढ़ने के लिए तो हम इस चैप्टर को 10 दिन में खत्म करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहे, बहुत सारी बातें करते रहे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने कंटेंट देने की आपको कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें बहुत जल्दी एग्जाम से कम 1 महीने पहले तक कोर्स भी करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिए, भले ही आप 6 महीने पढ़ते रहिए, अगर आपने लास्ट के 1 महीने प्रैक्टिस नहीं की तो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको वहां दिक्कत रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद आएगी इन क्लासेस की, और उन 2 घंटे में आप किसको याद करेंगे, किसे भूलेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां से आप याद रखेंगे कि शा जो है वो तालव्य होता है, ये वाला शा मूर्धन्य होता है, ये सा जो होता है आप इनको बोलेंगे, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों लगभग एक जैसे बोले जाते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस है इनमें। ये होता है शा, तो शा बोलते समय जीभ जो है वो तालु की ओर जाती है लेकिन पूरी तरह से ढकती नहीं है, और ये वाला जो सा होता है, सा इसमें मूर्धन्य की ओर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो जीभ का अगला हिस्सा है वो आगे की ओर जाता है, और जो ये वाला सा है इसको हम सा बोलते हैं। सा बोलेंगे तो दांतों की जो जीभ है सिकुड़ी हुई नहीं रहेगी, पिछले वाली की अपेक्षा जीभ आगे की ओर रहेगी और अगले वाले दांतों की तरफ बढ़ेगी। और हा जो होता है ये कंठ से बोला जाएगा, मतलब हा जब हम बोलेंगे तो जीभ पलट करके कंठ को बंद करने की कोशिश करेगी, हालांकि लगभग मिडिल में ही रहती है, ठीक है। तो अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है, एक बात तो बहुत आसान है यहां पर, वो क्या है कि शा 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 हा ये सभी संघर्षी होते हैं, इनको बोलने में आग निकलती है मुंह से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबके सब कैसे होंगे भाई, महाप्राण होंगे। ये तो बहुत आसान बात हो गई, जब इनको बोलने में संघर्ष हो रहा है तो फिर हवा तो ज्यादा निकल ही रही होगी, ठीक है। तो महाप्राण तो हो ही गए। इसके बाद आपको याद रखना है सघोष और अघोष। याद रखिएगा सबके सब सा जो होते हैं वो अघोष होते हैं, और अकेला जो हा है ये सघोष होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें कुछ और बचा है या नहीं। ये देखिए अभी बचा है, क्लास पढ़ाते पढ़ाते ये भी समझ नहीं आता क्या बचा है क्या नहीं। चलिए ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन और आगत व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, हम हालांकि इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं, और यहां हम देखेंगे कि उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन और द्विगुण व्यंजन हम एक ही को कहते हैं। कई बार ये आगत पूछ लिया जाता है, कई बार उच्छिप्त, या फिर पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन। तो आपको तीनों ही नाम पता होने चाहिए, क्या पता एग्जामिनर ने क्या सोच रखा है और वो क्या करा देगा, ठीक है। कई बार उनको पता होता है कि उच्छिप्त हर किताब में मिलता है, आगत हर किताब में मिलता है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि रजनीश मास्टर साहब इस समय क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने द्विगुण भी पढ़ा दिया या तीनों पढ़ा दिया। अब इसके अलावा तो भैया कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन तीनों में से पूछा जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक शब्द का जो दूसरा नाम है उसको मैं यहां पर रखूं, ठीक है, कोशिश पूरी हो रही है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखेंगे अभी इसी में कि उच्छिप्त व्यंजन या आगत या द्विगुण एक ही बात होती है, आप समझ गए। अब ये वाले वो वर्ण होते हैं जो कि आगत या उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए एक होता है आपका डा, ये डा लिखा है मैंने, और ये लिखा है, ये इतना लिखिए पहले, ये डा और ये ढा, ठीक है, ये डा और ढा। अब अगर इन पर हम एक पाद बिंदु यहां पर लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, तो ये दोनों ही अड़ा की आवाज देते हैं, दोनों ही अड़ा की आवाज देते हैं। और देखिए यहां पर एक बात मिस हो गई है, मैं यहां समझा देता हूं आपके लिए। यहां से एक शब्द बनेगा, आप बना सकते हो लड़ाई, और एक यहां से आप बना सकते हो पढ़ाई। तो देखिए पढ़ाई में ये लिखा जाता है, लड़ाई में ये वाला आता है। अब ये जो है इनमें क्या है, ये डा और ढा का एक दूसरा गुण है, याद रखने के लिए आप यहां समझ लो कि इनमें क्या है, एक दूसरा गुण है कि इनमें एक बिंदु लगाने के बाद ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अड़ा हो जाते हैं। इनमें एक दूसरा गुण है, दूसरा गुण है मतलब द्विगुण है, ठीक है, ये याद रखने के लिए काफी है। अब देखिए एक बात और, इनमें यहां पर लिखना भूल गए हैं कि ये महाप्राण होते हैं या अल्पप्राण, इनमें से कौन से होते हैं ये भी बताना था। तो इनमें से महाप्राण कौन सा होगा या अल्पप्राण कौन सा होगा ये भी आपको समझ लेना चाहिए। तो देखिए हालांकि दोनों ही अड़ा लगते हैं और दोनों को ही हम अड़ा बोलते हैं, ठीक है, अड़ा बोलते हैं, पढ़ाई लड़ाई, लेकिन इन दोनों में से एक महाप्राण होता है, एक अल्पप्राण होता है। और अगर आप कोशिश करें वास्तव में, अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन करें, सही उच्चारण करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनमें से कौन सा है। देखिए लड़ाई और पढ़ाई, लड़ाई पढ़ाई, तो ऐसा लगता है कि इस वाले को बोलने में थोड़ी ज्यादा हवा निकल रही है, इसको हम
महाप्राण कहते हैं, और ये वाला जो है ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर द्वितीय व्यंजन को भी सीख लेते हैं। द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है, यहां देखिए डेफिनेशन नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, हम यहां समझा रहे हैं आपको। द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है जब किसी एक वर्ण को दोबारा लिख दिया जाए, कहने का मतलब दो बार हलंत वाला वर्ण आ जाए, एक हलंत वाला और एक अगला, ठीक है, मतलब पूरा, तो ऐसी कंडीशन में वो जो शब्द होता है द्वितीय व्यंजन कहलाता है। तो प्रश्न जो पूछा जाता है, चार विकल्प दिए जाते हैं, कहा जाता है निम्न में से कौन सा एक द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है या कौन से में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब आधा ला पूरा ला, आधा चा पूरा चा, आधा टा और पूरा टा, कट्टा लिखा हुआ है, मुन्ना, आधा ना पूरा ना, और हल्ला, टप्पा, पप्पू, बच्चा, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनमें आधा और पूरा आ रहा होता है। लेकिन ध्यान रखना है पहले आधा बाद में पूरा अक्षर होना चाहिए। ऐसा मत करना कि कहीं पर लिखा हुआ हो नन्हे और आप कहें कि इसमें ये द्वितीय व्यंजन हो गया, इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पहले क्या है, पूरा ना आ रहा है, बाद में आधा, तो यहां पर दोनों पहले हलंत वाले, साथ में एक स्वर जब होता है तब ये बनता है। तो द्वितीय व्यंजन आपको समझ में आ गया। और यहां पर इस क्लास का अंतिम संयुक्त अक्षर आपको और पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अक्षर से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए बताते हैं इसको। संयुक्त अक्षर में 4 लेटर इसमें भी आते हैं, 4 अक्षर यहां पर भी आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। वो क्या है, एक तो छा, त्रा, ग्या और स्रा। देखिए प्रश्न जो पूछा गया है, यूपी SSSC 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा, ये वाला जो छा है, ये जो छा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये जो छा है ये किसके बाद आता है। ठीक है, किसके बाद आता है या इससे पहले शब्दकोश के अनुसार कौन सी ध्वनि आती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो छा से पहले आने वाली जो ध्वनि होती है लोग कहेंगे हा आता है, क्योंकि काखा गागा जब हम पढ़ते हैं तो हा के बाद ही छात्रा गया आता है। ऐसा नहीं है, हमने बात की यहाँ पर वर्णमाला में ध्वनि के अनुसार, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए छा जो होता है, इस छा को लिखने के लिए आप बोलने में, जब आप बोलते हैं, क्योंकि बात यहां हम बोलने की कर रहे हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा ये छाता और एक ये वाला छाता, मैं जानता हूं कि नीचे वाला सही है, ये गलत है, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ें, इसकी खासियत क्या है, ये कहां पर अपना असर दिखाता है, मैं वही समझाने वाला हूं। अगर आप इन दोनों को पढ़ें तो ये दोनों के दोनों छाता ही पढ़ेंगे, आप इसको कुछ और नहीं पढ़ सकते, दोनों के दोनों ये छाता पढ़े जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इस वाले छा को बीच में कभी पढ़ते हैं, इस छा को जब हम कभी बीच में पढ़ते हैं तो उससे पहले एक आवाज आती है और वही शब्दकोश के अनुसार छा से पहले वाली आवाज होती है। शब्दकोश के अनुसार छा से पहले क्या आता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। इस वाले शब्द को जरा पढ़ दीजिए, क्या है, देखिए अगर आप इसे पढ़ें तो आप इसे पढ़ेंगे दीछा, क्या पढ़ेंगे, दीछा, और अगर इसे पढ़ें तो आप पढ़ेंगे दीक्षा। तो किसकी आवाज आ गई, ऑटोमेटिक का की आवाज आ जाएगी। तो दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा, हमेशा का की आवाज निकलेगी। लेकिन जब हम इसे शुरुआत में लिखते हैं, देखिए क्षत्रिय हम इस तरह से लिखते हैं, और लेकिन हम इसको कभी क्या क्षत्रिय पढ़ते हैं क्या, हम इसे हमेशा क्षत्रिय पढ़ते हैं। जब शुरुआत में होता है तो छा पढ़ेंगे, लेकिन जब ये कभी बीच में आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, का की आवाज आ ही जाती है। ठीक है, इसी तरह से त्रा की अगर बात करें, त्रा, तो यहां पर भी ता, इससे पहले ता जो ध्वनि रहेगी शब्दकोश के अनुसार, त्रा से पहले ता आएगा, छा से पहले का आएगा, ग्या से पहले जा आएगा और स्रा से पहले शा आएगा। ठीक है, देखिए जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे हम त्रा मात्रा लिखे यहां पर, तो कायदे में ये अगर क्या लिखा है, ये मां और ये लिखा है त्रा, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो मात्रा नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं मात्रा। मतलब हम अपनी तरफ से यहां पर एक ता और इसमें लगा देते, आवाज आ जाती है। तो त्रा से पहले वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है, ता होता है। इसी तरह से एक शब्द आपने पढ़ा होगा, जैसे यहां मैंने लिखा मिश्रा, मिश्रा, देखिए ये है मी और ये है स्रा, लेकिन हम इनको मिश्रा ऐसे नहीं पढ़ते, मिश्रा ऐसे पढ़ते हैं। तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो इससे पहले शा की आवाज आ जाती है। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछा जाएगा यहां से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि त्रा जो है वो किस किस
ध्वनि से मिलकर के बना हुआ है, ज्ञा कौन कौन सी ध्वनि से मिलकर के बना है, या स्रा जो है वो किस ध्वनि से मिलकर के बना हुआ है, या फिर छा से पहले वाली ध्वनि कौन सी होती है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्वर को पूरी तरह से खत्म किया, बहुत अच्छे से समझा, सारे उसके वर्गीकरण जो किए थे उनके समय के आधार पर, उनके जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, सवर्णी अवर्णी, हमने सब कुछ पढ़ा। हमने व्यंजन में एक एक चीज को पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो अगली क्लास रहेगी उस अगली क्लास में मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छे से प्रश्न लेकर के आऊं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों क्लासेस को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी इसकी, वो इसी चैप्टर से संबंधित काफी क्यूज टेस्ट आपके रहेंगे, मतलब प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि बस यहीं पर थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि अगर उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तो उनको अगर हम ऑनलाइन कर पा रहे होते, अगर ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी अब तक हमारे चैनल पर होती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं आपके जवाब भी ले पाता, मैं समझ पाता कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, मैं कितना आपको पढ़ाने में सक्षम रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे बहुत जल्दी हमारा परिवार बढ़े, और जैसे ही परिवार बढ़ेगा फैसिलिटी मिलेगी और उसका पूरा प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद।